इस पेन को देखो, ये पेन का जो कैप है और ये जो कुछ लिखा हुआ यहां पे टेक्स्ट है, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को पकड़ लेंगे और दूसरे पार्ट को रोटेट करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है क्या, बोलो। जैसे अभी ये वाला कैप का जो ये जो पार्ट था, ये इस रिटन वाले पार्ट के सामने था, हल्का सा ऐसे किए अलग हो गया, फिर ऐसे किए अलग हो गया, फिर ऐसे किए अलग हो गया। ये सारा अलग अलग स्टीरियो आइसोमर को हम लोग कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करने पर जो अलग अलग ओरिएंटेशन बनता है वो सब कहलाता है कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड तोड़ने का जरूरत नहीं है। अब उस सिंगल बॉन्ड को आप अगर रोटेट करें तो आपको बॉन्ड तोड़ने का जरूरत नहीं है। कभी भी बॉन्ड रोटेशन का बात हो तो बॉन्ड रोटेशन इसको नहीं बोलते, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और ये आप घुमा देते उसको बॉन्ड रोटेशन बोले, तो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, सब एटम साथ में घूम रहा है, ठीक है। बॉन्ड रोटेशन का मतलब एक पार्ट को पकड़ लो और दूसरे पार्ट को ट्विस्ट करो। क्लियर है? तो आप खुद सोचिए, अगर यहां पे पाई बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड सिग्मा के साथ ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे होता, तो ऐसे घुमाना इज नॉट बॉन्ड रोटेशन, फिर तो बॉन्ड टूटा ही नहीं। बॉन्ड रोटेशन का मतलब एक को पकड़ लो और दूसरे को घुमाओ, बॉन्ड टूट गया। बोलो, अभी पाई बॉन्ड है, बॉन्ड अगर घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, बोलिए। तो पाई बॉन्ड में ऐसे रोटेशन अगर करना चाहोगे आप अलोंग द पाई बॉन्ड तो बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड है जिसे बॉन्ड रोटेट अगर करोगे तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको पकड़े घुमा रहे, कहां बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड तो घूम जा रहा है। लेकिन अगर पाई होता तो टूट जाता ना। क्लियर है? तो कॉन्फॉर्मर्स का डिफिनेशन देखो लिखा हुआ है यहां पे, कॉन्फॉर्मर्स डिफर्स इन ओरिएंटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो ओरिएंटेशन है उसमें चेंज होने से कॉन्फॉर्मर बनता है, एंड आर इंटर कन्वर्टेबल थ्रू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करते जाएंगे और एक दूसरे में वो कन्वर्ट करता जाएगा, इंटर कन्वर्टेबल है सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से, इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मर। ये वाला पॉइंट क्लियर? यहां पे कुछ हम टेक्स्ट ऐसे लिख दिया आप लोग को, सो दैट कि जब आप लोग को मिलेगा इसका पीडीएफ तो आप लोग को सामने में रहेगा सारा टेक्स्ट डिफिनेशन के फॉर्म में। बस इतना ही ये टेक्स्ट है। सेकेंड लाइन है, कॉन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। ये तो दिख भी रहा होगा आप लोग को। अब मान लो ये वाला हम घुमाना चालू करें तो देखो ना, ऐसे ऐसे घुमाते जा रहे हैं, 360 डिग्री में वापस वहां पहुंच जाएगा, बट उसके बीच में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस कितना बनेगा, इनफाइनाइट। तो कॉन्फॉर्मर्स का संख्या कितना होता है, इनफाइनाइट। कॉन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड इज द ओनली आइसोमर हुज कन्वर्जन डज नॉट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? कॉन्फॉर्मर को जब आप एक दूसरे पे कॉन्फॉर्मर में कन्वर्ट करते हैं तो क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बॉन्ड टूटता नहीं है उसमें। पाई बॉन्ड रहेगा बॉन्ड टूट जाएगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्लियर है? ध्यान दो, जब इसमें बॉन्ड ब्रेक, हाँ ये एकमात्र ऐसा आइसोमर है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। सारा का सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर याद कर लो, उसमें अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड तोड़ने का जरूरत पड़ता कि नहीं, सब में। इनफैक्ट आगे भी हम लोग जो पढ़ेंगे स्टीरियो में, ज्योमेट्रिकल हो गया या ऑप्टिकल हो गया, सब में बॉन्ड तोड़ने का जरूरत पड़ता है। कॉन्फॉर्मर्स एकमात्र ऐसा आइसोमर है जिसमें बॉन्ड तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इन दोनों की इसके बारे में एक दो बात फैक्ट समझो। पहला तो ये देखो कि जब इसमें लिखा हुआ है दिस इज इनफाइनाइट इन नंबर, इसका मतलब कभी भी काउंटिंग का बात हो नंबर ऑफ आइसोमर्स का तो हम लोग कॉन्फॉर्मर्स को काउंट नहीं करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? कॉन्फॉर्मर्स को काउंट करेंगे तो सारा ही आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, समझे? ऐसे नहीं हम लोग स्ट्रक्चर का बात करते थे, इतना चेन आइसोमर, इतना पोजीशन आइसोमर, तो वैसे हम लोग ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में भी नंबर का बात करेंगे, लेकिन अगर कॉन्फॉर्मर्स में नंबर का बात आप करने के लिए जाओगे तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा नंबर। तो इनफाइनाइट होने की वजह से काउंटिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा इसको। और दूसरा पॉइंट क्या है, हुज कन्वर्जन डज नॉट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग। ये एकमात्र ऐसा आइसोमर है जिसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब बॉन्ड तोड़ने का जरूरत ही नहीं है तो ये जो कॉन्फॉर्मर है ये रूम टेम्परेचर में भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? बॉन्ड ब्रेकिंग का क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, दैट दिस इज इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर में भी इंटर कन्वर्टेबल है। बाकी और कोई भी आइसोमर रूम टेम्परेचर में अपने आप इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है,
सिर्फ ये रूम टेम्परेचर में अपने आप एक दूसरे में कन्वर्ट करता रहता है। क्लियर है? इसमें ना कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि एक कंपाउंड को आप ले गए वैक्यूम में, वैक्यूम एज इन की स्पेस में, ठीक है, वो बात लिखने का मतलब होता है कि वहां पे आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फॉर्मर भी इंटर कन्वर्टेबल मत करना। वहां बाबू घुमाने के लिए बेसिक एनर्जी चाहिए होता है ना, तो रूम टेम्परेचर में यहां धरती पे वो एनर्जी आपको मिल जाएगा, लेकिन मान लो आप वैक्यूम में ले गए तो वो एनर्जी कहां से मिलेगा? तो इसलिए अगर बोल रहा है कि एक कंपाउंड को वैक्यूम में ले गए, तो उस क्वेश्चन में उस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपको कह रहा है कि जो भी कॉन्फॉर्मर वहां एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट मत करो। वैक्यूम में इंटर कन्वर्ट नहीं होगा। अदरवाइज रूम टेम्परेचर में दिस इज द ओनली आइसोमर विच इज इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, अभी हम लोग जब भी कॉन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे 2-3 टर्म वहां पे आएगा, उस टर्म को हम यहां नीचे लिख दिए। देख लो क्या क्या टर्म होता है। पहला टर्म है स्टेरिक स्ट्रेन। ये बिल्कुल पुराना वाला बात है, स्टेरिक क्राउडिंग हम लोग पढ़े थे ना, ये वही स्टेरिक स्ट्रेन स्टेरिक क्राउडिंग ही है, बस नाम थोड़ा अलग है, स्ट्रेन लिख दिए हम लोग वहां पे। जैसे एंगल स्ट्रेन था ना, वैसे ही स्ट्रेन के वजह से हमेशा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। स्ट्रेन मतलब खिंचाव, तो स्ट्रेन अगर कहीं पर वर्ड आ गया, किसी में अगर स्ट्रेन ज्यादा है तो हमेशा वो अनस्टेबल हो रहा है। स्टेरिक स्ट्रेन इज लाइक स्टेरिक क्राउडिंग, रिपल्शन बिटवीन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। यहां पे देखो लिखा है स्टेरिक स्ट्रेन इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन एटम्स। ठीक है, एक तो एंगल स्ट्रेन लोग पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार क्या एंगल होना चाहिए था और एग्जैक्टली क्या एंगल हो रहा है, उसमें अगर डिफरेंस है तो वहां पे एंगल स्ट्रेन है। स्टेरिक स्ट्रेन कहां पे होता है? जब एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे को रिपेल करता है तो वहां पे स्टेरिक स्ट्रेन होता है। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेन विच इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से। मतलब मान लो कि ये दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड है, अभी ऐसे है दोनों बॉन्ड, तो इसमें ना टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा, लेकिन वहीं अगर ये दोनों बॉन्ड ऐसे है तो अभी टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा। ये क्लियर हुआ क्या? बोले ये दोनों बॉन्ड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, तो ये दोनों बॉन्ड नजदीक नजदीक है तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा। ऐसे कर देंगे टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो जाएगा, ऐसे कर देंगे टॉर्शनल स्ट्रेन और कम हो जाएगा। आया समझ में? मतलब एक दूसरे से जितना डिस्टेंस बनाएगा दो बॉन्ड, टॉर्शनल स्ट्रेन उतना कम होगा। तो यहां पे है टॉर्शनल स्ट्रेन इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? और एक लास्ट टर्म है डाइहेड्रल एंगल। ये दो प्लेन के बीच का एंगल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे मान लो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है, सामने कर दिए और ऐसा बोल रहे हैं ये रेफरेंस है, ये एंगल 0 है, तो ये दोनों प्लेन के बीच में अभी डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0। ठीक है, एक को पकड़ के एक को ऐसे कर दिए, नाउ द डाइहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री। बुझा रहा है? डाइहेड्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड सो ऑन। तो डाइहेड्रल एंगल में क्या लिखा हुआ डेफिनेशन? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस। एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा 0 वाला, उसके रिस्पेक्ट में अब दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होता जाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। तो ये सारा टर्म का अभी हम लोग यूसेज करने वाले हैं। ये पूरा क्लियर है? ठीक है, सारा टर्म का मतलब कॉन्फॉर्मर्स किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया? इनफाइनाइट होता है नंबर में, क्लियर हो गया, इसलिए काउंटिंग में उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सिग्मा बॉन्ड रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट करता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। सबसे बेसिक कॉन्फॉर्मर हम लोग को पढ़ना है इथेन का। इथेन का फोटो यहां पे दिख रहा है हम लोग को। हम लोग को जब ऐसा कॉन्फॉर्मर पढ़ेंगे तो हम लोग कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, सी बॉन्ड को रोटेट करते जाएंगे और देखेंगे कैसा कैसा कॉन्फॉर्मर बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मान लो ऐसा है कार्बन कार्बन का, इथेन है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऐसे है। ठीक है, इस पे जो 3 H लगा हुआ है वो पिरामिडल 3 ऐसे लगा हुआ है, इसे भी 3 H पिरामिडल लगा हुआ है। हम लोग ना इसका प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन मतलब परछाई। मान लो इधर ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां पे 3 H है, यहां पे 3 H है, इधर से हम एक टॉर्च जलाए और वो वाले वॉल पे इसका प्रोजेक्शन को स्टडी किए कैसा बन रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है प्रोजेक्शन में ये जो पिरामिड का 3 H आप लोगों को दिख रहा है ऐसे, वो तीनों H ट्रायंगल का 3 कोना में चल जाएगा परछाई में। बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 कॉर्नर्स के अलोंग चला जाएगा वो। समझ में आया क्या बोले हम? जैसे ऐसे था ना, ये कार्बन है, एक H था ऐसे, एक H था ऐसे, एक H था ऐसे। जब यहां से टॉर्च मारेंगे तो वहां पे तो 3D नहीं दिखेगा, वहां 2D दिखेगा, तो वहां पे ये तीनों H कैसा दिखेगा? एक ऐसे और एक ऐसे, ट्रायंगल का 3 कोना। बोलो,
तो आप ये प्रोजेक्शन हम लोग को बनाना है। कैसा प्रोजेक्शन बना है अभी हम लोग का? कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, बोलो, और इस पे जो 3 H लगा हुआ है वो तीनों H ट्राइंगल का 3 कोना में। इमेजिन हो गया? कई जगह पे ऐसा फोटो आप लोग देखते होंगे। कैसा फोटो क्लियर हुआ? कैसा? यहां पे पहले ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे देखो, 1 H 2 H 3 H, ट्राइंगल का 3 कोना हो गया, और चौथा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो उसके परपेंडिकुलर ऐसे है, बुझाया? और फिर उस पर फिर से 1 H 2 H और 3 H। इमेजिन कर पाए? ये फोटो है, ठीक है। अब इस फोटो को देखने का लाइन ऑफ साइट सोचना। ये कार्बन है, 1 H 2 H 3 H परपेंडिकुलर, कार्बन कार्बन, फिर इस पे भी 1 H 2 H एंड 3 H, ठीक है। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? हम तो ऐसे देख रहे हैं, मान लो ऐसे, मतलब एक कार्बन मेरे को नजदीक दिख रहा है और दूसरा कार्बन मेरे को दूर दिख रहा है। ये प्रोजेक्शन को हम लोग नाम देते हैं, जो भी हम लोगों को बताएं, दिस इज कॉल्ड सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। कैसा फोटो है? तो ये जो कार्बन मेरे नजदीक है, ये जो कार्बन मेरे से दूर है, क्लियर हो रहा है? ये वाला कार्बन मेरे से नजदीक है, इस पे 3 H, और वो कार्बन दूर है। ये वाला बॉन्ड, ऑब्वियसली मेरे को 3D फोटो बनाना है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में है, ट्रायंगल का 3 कोना, और ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है। समझ में आ रहा है? 3 ऐसे है और चौथा वाला उसके परपेंडिकुलर है, फिर 3 ऐसे है, ठीक है। इसी का देखने का लाइन ऑफ साइट थोड़ा अलग भी हो सकता है। ऐसा हम लोग ऐसे देख रहे हैं अभी, इसको ऐसे देख लो, ऐसे। तो अगर ऐसे देखेंगे इसको हम लोग, तो ध्यान दो, पीछे वाला कार्बन इस कार्बन के पीछे छुप गया, ठीक है। तो उस पर जो भी एटम सब है सब छुप गया, यानी कि ये वाला कार्बन के पीछे ये कार्बन छुप गया, ये वाला हाइड्रोजन के पीछे ये छुप गया, इसके पीछे ये छुप गया, इसके पीछे ये छुप गया। लेकिन हम लोग को ये तो पता चलना पड़ेगा ना भाई, पीछे वाले एटम, पीछे वाले कार्बन में कौन सा एटम है। तो ऐसे देखते हुए हल्का चीटिंग करके ऐसे देख लेंगे, थोड़ा सा किनारे से, ताकि दिख जाए उसका एटम। इसको बोलते हैं हम लोग सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। और जो दूसरा वाला प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, देखिए कैसा फोटो दिखेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखो तो सही लग रहा है? समझ में आ रहा है कैसा फोटो है? देखिए ये है सामने वाला कार्बन जो मेरे नजदीक है, मतलब ये वाला कार्बन। पीछे वाला कार्बन तो छुपा हुआ है, तो उसको ऐसे हम गोल कर दिए ताकि वो छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है मेरे को। सामने वाला कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन है, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H, ये तीनों H देखो, ये वाला तीनों H है, येलो वाला, और पीछे वाला जो तीनों H है, ये तीनों H, वो तीनों H तो छुपा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या किए, थोड़ा सा चीटिंग करके हल्का सा देखें उसको। तो ये देखो पीछे वाला H दिख रहा है, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H। ये क्लियर हो रहा है फोटो आप लोग को? ये प्रोजेक्शन ऐसे देखने वाला है और वो वाला प्रोजेक्शन ऐसे देखने वाला है, ठीक है? क्लियर? अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, देखिए अब वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोजेक्शन होता है, बट ऑब्वियसली हम लोग अनियत तो बना नहीं सकते। यहां पे हम लोग ना 60 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं, 60 डिग्री से, जो नाम हम लोग को पता है उसके अनुसार। इसमें करेंगे क्या, ध्यान दो, ये वाले कार्बन को कर दो बाबू फिक्स, और उसको 60 डिग्री से रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैसा फोटो बनेगा सोच के बताओ? ये 60 डिग्री से जब रोटेट करेंगे तो ये फोटो ऐसा बनेगा, ये ऐसे है। इधर वाला जो कार्बन है वो तो जैसा था वैसे ही है, बोलो H H H, और राइट वाला जो है वो 60 डिग्री से रोटेट होने के बाद क्या ऐसा बन गया है, बोलिए? ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया, तो ये बन गया यहां पे H, ये यहां पे H और ये यहां पे H। समझ में आया? ठीक है, 60 डिग्री रोटेट किए तो ये वाला बन गया, फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे अगर तो वापस ये वाला बन जाएगा, फिर 60 डिग्री करोगे वो बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, ऐसे होता रहेगा इधर उधर। इसका अगर बात करो न्यूमैन प्रोजेक्शन का, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन एग्जैक्टली ये दोनों सेम है। मतलब इसको अगर हम बोले A, तो ये वाला कंपाउंड भी क्या है, सेम है दोनों,
बस देखने का नजरिया अलग है, एक में ऐसे देख रहे हैं और एक में ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। इसको जब 60 डिग्री से आप रोटेट करोगे 60 डिग्रीज, कैसा फोटो बनेगा? तो हम एक काम करते हैं, बाहर वाला जो कार्बन है उसको फिक्स रख देते हैं, उसको नहीं चेंज करते हैं बाहर वाले कार्बन को। तो बाहर वाला कार्बन ये H और ये H, ठीक है। और अंदर वाला को 60 डिग्री से रोटेट कर दिए, तो अंदर वाला ऐसा हो जाएगा बाबू, क्या बोलिए, आया समझ में? इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसको 60 डिग्री से करेंगे तो इधर आ जाएगा, फिर 60 डिग्री करेंगे उधर चला जाएगा। क्लियर? तो 60 डिग्री पे करेंगे तो ये दोनों ही प्रोजेक्शन, ये दोनों हेली कॉन्फॉर्मर बनेगा और एक दूसरे में कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। ये जो पहला वाला है इसको हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड क्यों? नाम से ही समझ में आ रहा है। इक्लिप्स क्या होता है? एक के पीछे दूसरा जो दूसरे को छुपा दे। सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स ये होता है, एक दूसरे को छुपा देता है। देखो ये वाला H छुपा रहा है, ये वाला H इसको छुपा रहा है, ये वाला H इसको छुपा रहा है। यहां पे देखो ये वाला भी सेम है, क्या है ये? इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब एक एटम अपने पीछे वाले एटम को छुपा दे रहा है, ठीक है। और ये दूसरा वाला फॉर्म है जहां पे कोई किसी को नहीं छुपा रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड का मतलब होता है छितराया हुआ। तो सबसे ज्यादा छितराया हुआ तो यही ना है, बोलो, कि सब कुछ नजर आ रहा है मेरे को। तो ये वाला क्या, कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो 60 डिग्री के रोटेशन पे कौन कौन सा फॉर्म बना? एक बना इक्लिप्स्ड फॉर्म और एक बना स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डाइहेड्रल एंगल का, तो इसका डाइहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री पे फिक्स कर देते हैं हम लोग, बोलो, तो इसका डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। फिर इसका कितना हो जाएगा? 120 डिग्रीज। इसका कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज। इसका 240 डिग्रीज और इसका 300 डिग्रीज। ऑब्वियसली 360 में तो वापस जो था वो बनना ही था 360 डिग्रीज। ये इसका डाइहेड्रल एंगल है। सेम गोज विथ इसका वाला भी। क्या क्या एंगल है? 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री। और इसका डाइहेड्रल एंगल विल बी 60 डिग्रीज, 180 डिग्रीज एंड 300 डिग्रीज। बोलो, क्लियर है? तो ये दो कॉन्फॉर्मर तो हम लोग बना दिए 60-60 डिग्री पे, बट आप लोगों को ये बात पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स जो होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। तो इसके बीच में बहुत सारा कॉन्फॉर्मर होगा। जैसे हम एक फोटो बना रहे हैं, बीच वाला कोई एक फोटो मान लीजिए ऐसा होगा, ऐसे है और ऐसे है। देखो तो समझ में आया क्या? ये पूरा H है। क्लियर हुआ सब लोग को? देखो ना तो ये वाला इक्लिप्स्ड है ना ये स्टैगर्ड है। दिख रहा है? इक्लिप्स्ड होता H की जस्ट पीछे होता है, स्टैगर्ड होता बीचों बीच होता, ये कहीं बीच में है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म। तो बेसिकली यहां पे तीन नाम आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या क्या? इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। इक्लिप्स्ड हो गया जब एक एटम दूसरे एटम के पूरा पूरा पीछे रहेगा, छुपा हुआ। स्टैगर्ड हो जाएगा जब वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे होगा, ठीक है। और स्क्यू फॉर्म आप ऐसा कह सकते हैं, ऑल द कॉन्फॉर्मर्स एक्सेप्ट इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म्स। स्क्यू फॉर्म। तो तीन नाम यहां पे हुआ। तीनों का अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछें तो दिखाई पड़ रहा है कुछ क्या? इन तीनों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाला A है, ये है B, तो ये वाला भी B है, नाम खाली लिख देते हैं, ठीक है, ये B, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल इन तीनों में स्टैगर्ड फॉर्म है। ये दिखा? बिकॉज स्टैगर्ड फॉर्म में ध्यान से देखो, एक तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है, तो स्टेरिक स्ट्रेन कम हुआ। दूसरा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड भी एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हुआ। जबकि इक्लिप्स्ड वाले में देखो, इक्लिप्स्ड वाले में पहले तो ये वाला H और ये वाला H एक दूसरे में स्टेरिक स्ट्रेन लगाया, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जब नजदीक एक दूसरे से तो उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी लगाया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म ड्यू टू लेस स्टेरिक स्ट्रेन एंड लेस टॉर्शनल स्ट्रेन। क्लियर हुआ? और स्क्यू फॉर्म स्टेबिलिटी के बीच में होगा, बिकॉज में स्टेरिक स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन इक्लिप्स्ड से कम है लेकिन स्टैगर्ड से ज्यादा है। तो अगर हम लोग यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखे,
स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टैगर्ड फॉर मोस्ट स्टेबल, उसके बाद सारा का सारा स्क्यू फॉर्म्स और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्लियर है? एक इसमें कर्व बनाएंगे, ध्यान देना। वाई एक्सिस में वी विल हैव एनर्जी एंड एक्स एक्सिस में डाइहेड्रल एंगल। देखिए हम लोग का मेनली दो ही फॉर्म है, एक इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड, बीच वाला तो सारा स्क्यू है। तो इसमें ना हम दो लाइन बनाएंगे, एक ये वाला लाइन बनाए और दूसरा ये वाला लाइन। तो लोअर एनर्जी वाला जो लाइन होगा, ये वाला लाइन बाबू स्टैगर्ड का होगा, है ना, और जो हायर एनर्जी वाला लाइन होगा वो इक्लिप्स्ड का होगा। ठीक है? डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री पे कौन सा फॉर्म था? इक्लिप्स्ड, फिर 60 पे स्टैगर्ड, 120 पे इक्लिप्स्ड, 180 पे स्टैगर्ड एंड सो ऑन। तो अगर इसका हम एनर्जी इस तरीके से ड्रॉ करें तो कैसा एनर्जी ड्रॉ होगा? 0 डिग्री पे क्या था? इक्लिप्स्ड, यहां पे था, बोलिए आ रहा है समझ में? इस तरीके से होगा जिसमें कि ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया? 60 डिग्री। फिर ये वाला एंगल कितना हो गया? 120 डिग्रीज। दिस एंगल विल बी 180 डिग्रीज। ये वाला हो जाएगा 240 डिग्रीज। हाँ ठीक है। ये वाला यहां पे हो जाएगा 300 डिग्रीज और आगे करेंगे 360 डिग्रीज। ये वाला एनर्जी या कर्व क्लियर है? हायर एनर्जी पे होगा इक्लिप्स्ड, लोअर एनर्जी पे होगा स्टैगर्ड, और डाइहेड्रल एंगल के अनुसार कौन सा एंगल पे कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा वो इस कर्व में दिख रहा है। और इसके बीच में जितना भी पॉइंट्स है वो सारा किसका है? स्क्यू का है, वो सारा स्क्यू का है। कोई अगर बोलेगा कि इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में मैक्सिमा किस पे आता है तो आप बोलेंगे इक्लिप्स्ड पे और मिनिमा आएगा स्टैगर्ड पे। ठीक है? ये पूरा कॉन्फॉर्मर क्लियर है? इथेन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड घुमाना था हम लोग को, 60-60 डिग्री पे करके नाम किए, बीच का सारा फॉर्म ये सब रहा। ठीक है? दो तरह का प्रोजेक्शन है, एक सॉहर्स प्रोजेक्शन इसको तिरछा देख रहे हैं हम लोग, और एक न्यूमैन जो सीधा ऐसे करके पीछे वाला को छुपा रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो ये बेसिकली अल्केन वाला जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी जो उसको एग्जाम लिखना है उसमें पूछ सकता है, बाकी तो जेई में तो पूछता ही पूछता है ये। लेकिन पहला कॉन्फॉर्मर है, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। बढ़ेंगे आगे, पहले इथेन का पढ़े, अब ब्यूटेन। ब्यूटेन में देखो फोटो, इसमें 4 कार्बन आइटम दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4। ठीक है? और हम लोग को क्या करना है इसमें, जैसे मान लो सबका हम नंबरिंग कर दें तो नंबरिंग कैसा जाएगा? ये मान लो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। ठीक है? हम लोग को ना बाबू कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच का बॉन्ड को घुमाना है, C2 C3 के बॉन्ड को घुमाते जाना है और सारा कॉन्फॉर्मर्स को हम लोग को देखना है। ठीक है? इसका हम सारा कॉन्फॉर्मर्स बना रहे हैं। हम इसमें ना सॉहर्स और न्यूमैन दोनों नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इसमें न्यूमैन बनाते हैं, सॉहर्स आप लोग ट्राई करेंगे उसको देख करके। ठीक है? देखिए देखो, इसका हम न्यूमैन बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो गोल वाला। सबसे पहले देखना ऐसे है, ये है ये वाला कार्बन मान लो C2, तो उसमें C2 में क्या क्या लगा हुआ है बताओ? एक CH3 लगा हुआ है और 2 H लगा हुआ है, बोलो। तो यहां पर एक लगा दिए हम CH3 और 2 यहां पर क्या रहेगा बाबू? H। ठीक है? अंदर वाला जो कार्बन है यानी कि C3, उसमें भी क्या लगा हुआ है? एक CH3 और 2 H, बोलो। तो अंदर वाले पे एक CH3 लग गया और ये रहा एक H और ये रहा एक H। आ रहा है समझ में? क्लियर? अब क्या करने वाले हम? 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, किसी एक कार्बन को फिक्स कर देंगे, दूसरे वाले को रोटेट करेंगे। तो बाहर वाले कार्बन को फिक्स कर देते हैं और अंदर वाले को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है? कैसा फोटो बनेगा दूसरा वाला? ऐसे है,
देखिए बाहर वाले को फिक्स कर दिए हम, तो बाहर वाले में CH3HH हो गया ऐसा, और अंदर वाले को ना 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहां पर CH3 आ जाएगा क्या, ये वाला H यहां आ जाएगा और ये वाला H यहां आ जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में, बढ़िया दिख रहा है। अब क्या करने वाले, फिर से बाहर वाले को फिक्स करते हुए अंदर वाले को 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो जो तीसरा फोटो बनेगा, द फोटो विल बी लाइक दिस, बाहर में CH3HH और ये वाला CH3 अब यहां आ गया है, बोलो आया, ये वाला H यहां पे आ गया और ये वाला H यहां पे आ गया, हुआ ऐसा। और आखिरी में क्या होगा, फिर से एक बार 60 डिग्री से रोटेट करेंगे अंदर वाले को, तो जो नेक्स्ट फोटो बनेगा कैसा दिखेगा, देखो ऐसे है, यहां तो CH3HH और अंदर में यहां पे H, यहां CH3, यहां H, बना ऐसा, क्लियर है। फिर अब देखो अगर 60 डिग्री से फिर से करेंगे हम, तो मेरे को लग रहा है ऐसा ही बन जाएगा, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ये CH3 यहां रहेगा और ये वाला H यहां रहेगा, बट एनर्जी और स्टेबिलिटी वाइज तो ये वाला बनेगा ना, ये समझ में आया, एनर्जी और स्टेबिलिटी वाइज तो ऐसा ही दिखेगा वो, सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा, ये HCH3 यहां पे है और यहां पे HH है, यहां पे HCH3 और यहां पे HH हो जाएगा। फिर उसको 60 डिग्री से करोगे तो ऐसे ही बन जाएगा, सिर्फ क्या अंतर रहेगा, ये CH3 यहां ना होकर के यहां पे रहेगा और फिर 60 डिग्री पे ये बन जाएगा। मतलब उसको हम बार बार नहीं बनाए इसलिए बिकॉज वो सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है बट स्टेबिलिटी वाइज सेम है वो, ठीक है। तो इसमें 60-60 डिग्री पे करने पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर अलग अलग कितना बना, 4, ठीक है। अगर डाइहेड्रल एंगल डाला जाए इसमें, तो इसका डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री, इसका डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्रीज, फिर इसका डाइहेड्रल एंगल 120 डिग्रीज, इसका डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्रीज, उसके बाद फिर से इसका डाइहेड्रल एंगल 240, सिर्फ अंतर क्या रहेगा, ये वाला इधर ये वाला इधर, है ना। इसका डाइहेड्रल एंगल 300 डिग्रीज, अंतर क्या रहेगा, ये CH3 इधर H उधर, और इसका डाइहेड्रल एंगल वापस से 360 डिग्रीज। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब इन चारों का नाम बता देते हैं आप लोगों को। मेरे को दिख रहा है कि पहला वाला और तीसरा वाला इक्लिप्स आप लोगों को दिखा क्या, बोलिए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इक्लिप्स्ड है, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला स्टैगर्ड है, लेकिन फर्स्ट वाला और थर्ड वाला में फर्स्ट वाला का नाम होता है फुल्ली एक्लिप्स्ड। नाम आप लोग को दिख भी रहा होगा, नाम क्लियर हो रहा है, फुल्ली एक्लिप्स्ड, बिकॉज इक्लिप्स तो है ही बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, लेकिन CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H और H के पीछे H पूरा पूरा ढका, फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये तीसरा वाला को हम लोग नाम देंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। सेकेंड वाला और फोर्थ वाला दोनों स्टैगर्ड फॉर्म है ना, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पे CH3 नजदीक है, वहां CH3 दूर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग गॉश फॉर्म, GAUCHE, गॉश, ठीक है। और ये आखिरी वाले को हम लोग कहते हैं एंटी, इसका तो नाम भी क्लियर होगा, एंटी क्यों है, बिकॉज CH3 के एंटी पे प्रेजेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एंटी हो गया, उसका नाम याद रखेंगे, थोड़ा यूनिक सा नाम है, गॉश फॉर्म। और ये वाला दोनों फॉर्म स्टैगर्ड है, ये वाला फॉर्म भी स्टैगर्ड है और ये वाला फॉर्म भी स्टैगर्ड है। B and D are staggered, A and C are eclipsed, A is fully eclipsed, C is partially eclipsed, B is gauge staggered and D is anti staggered, ठीक है। अब इन चारों में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो पहले तो एक पॉइंट हमेशा के लिए ध्यान रख लो, जो हम लोग भी जस्ट पढ़े थे इथेन वाले केस में, स्टैगर्ड हमेशा इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है, जो अभी हम लोग इथेन में पढ़े थे, स्टैगर्ड हमेशा इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यानी कि B और D विल बी मोर स्टेबल देन A एंड C, बोलिए बुझा रहा है, B और D ज्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, A और C की तुलना में, ठीक है। अब बच गया B और D, B और D में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D, दिख गया, क्यों, टॉर्शनल सेम है, B और D में टॉर्शनल सेम है, बॉन्ड तो मैक्सिमम दूरी पे दोनों में है, स्टेरिक स्टेरिक में ज्यादा है, CH3 का रिपल्शन ज्यादा है, दिख गया। तो यहां पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख रहे हैं
एंटी का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे आगे, उसके बाद आएगा किसका नाम, गॉश का, ठीक है। और कोई अगर इसका रीजन पूछे आपसे कि एंटी और गॉश में एंटी ज्यादा स्टेबल क्यों है, इट इज नॉट ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन बट इट इज ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन। टॉर्शनल तो दोनों में मिनिमम है, दिख रहा है ये वाला ऑर्डर, इट इज ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड में। दोनों है तो खराब एक्लिप्स होने की वजह से, लेकिन फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड में ज्यादा घटिया कौन है, ज्यादा अनस्टेबल कौन है, फुल्ली, बिकॉज CH3 के बीच का स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे गॉश के बाद आ जाएगा पार्शियली एक्लिप्स्ड, बोलिए, और सबसे बॉटम पे कौन चला जाएगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड, बॉटम पे चला गया फुल्ली एक्लिप्स्ड। इन दोनों में भी अगर रीजन पूछा जाए तो स्टेरिक स्ट्रेन रीजन होगा, टॉर्शनल नहीं होगा, बिकॉज टॉर्शनल तो दोनों में सेम है, दिख गया। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में स्टैगर्ड आगे क्यों है, तो उसमें सबसे पहला रीजन जाएगा स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक तो है ही, साथ में टॉर्शनल भी है वहां पर। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें कम है, बोलो। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो टॉर्शनल सेम है, स्टेरिक में डिफरेंस है। सिमिलरली इसमें और इसमें डिफरेंस है, स्टेरिक में, टॉर्शनल दोनों में सेम है। लेकिन इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में बात किया जाए, टॉर्शनल अलग अलग है, इन दोनों में टॉर्शनल अलग अलग है ना। सारा रीजन क्लियर है स्टेबिलिटी का, बोलो, ठीक है। इसका अगर हम एनर्जी प्रोफाइल बनाएं, जैसे उस समय बनाए थे उसका, देखिएगा, देखो y एक्सिस में एनर्जी एंड x एक्सिस में डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। इस बार मेरे को लग रहा है कि मेरे को 4 लाइन बनाना पड़ेगा, बोलो, बिकॉज 4 अलग अलग था ना, तो 4 लाइन बना लेते हैं पहले। पहला लाइन, दूसरा लाइन एनर्जी का, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 4 लाइन बन गया। अब इसमें हमको डालना है नाम। तो सबसे ऊपर में फुल्ली एक्लिप्स्ड, बोलो, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, उसके बाद गॉश, और सबसे नीचे एंटी, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहां जब कर्व शुरू हो गया, यहां पे देखिए 0 पे कौन था, फुल्ली एक्लिप्स्ड, 60 पे कौन आया, गॉश, 120 पे पार्शियली एक्लिप्स्ड, और 180 में एंटी। किया जाए, देखो 0 में फुल्ली एक्लिप्स्ड, उसके बाद आया था गॉश 60 में, बोलो, सही है। उसके बाद कहा गया था, पार्शियली एक्लिप्स्ड गया था 120 में, और 180 में कहां चला गया, एंटी। आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर गॉश, फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड। सही बना है फोटो, देखो तो, देखिए जैसे मिलाइए। 0 पे फुल्ली एक्लिप्स्ड, 0 पे फुल्ली एक्लिप्स्ड, सही है। 60 पे गॉश, 60 पे गॉश, सही है। 120 पे पार्शियली एक्लिप्स्ड, 120 पे पार्शियली एक्लिप्स्ड, सही है। ये 60 है तो ये 120 है। फिर 180 पे एंटी, 180 पे एंटी, और जैसा आधा बनेगा उसी का बिल्कुल मिरर इमेज बनता है बाकी, तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो अल्टीमेटली यहां पे अगर हम लोग लेबलिंग करें, दिस एंगल विल बी, क्या हो जाएगा, 60 डिग्रीज, ये क्या हो गया 120 डिग्रीज, ये वाला हो गया 180 डिग्रीज, ये क्या हो गया 240 डिग्रीज, ये वाला 300 डिग्रीज, और यहां पे आ गया आखिरी 360 डिग्रीज। बोलो क्लियर हुआ, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूरा क्लियर है। एंटी वाला मोस्ट स्टेबल ड्यू टू लीस्ट स्टेरिक स्ट्रेन एंड लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन, गॉश वाला उससे थोड़ा कम स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन थोड़ा सा बढ़ गया, पार्शियली एक्लिप्स्ड उससे थोड़ा सा ऊपर ड्यू टू इंक्रीज इन टॉर्शनल स्ट्रेन,
और फुल्ली एक्लिप्स सबसे खराब है बिकॉज उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है और स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, पक्का? तीसरा हम लोग कॉन्फॉर्मर पढ़ना है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का फोटो देखो बना हुआ है। कैसा इथिलीन ग्लाइकॉल है? कुछ नहीं बाबू, अभी ब्यूटेन पढ़े थे ना, उस ब्यूटेन में जो कोना में जो 2 CH3 ग्रुप था, C2C3 पे जो लगा हुआ 2 CH3 ग्रुप था, उस दोनों CH3 के जगह OH आ गया। दिख गया? दिख गया? ये वाला कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस पे यहां पर CH3 और यहां पर CH3 था ब्यूटेन में, इसमें क्या आ गया? उस दोनों की जगह पे OH। इसी को बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड घुमा करके हम लोग सारा कॉन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे। हो जाएगा? देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल का ये चारों कॉन्फॉर्म बनेगा एग्जैक्टली ब्यूटेन के जैसा ही है, सिर्फ जहां पर CH3 था वहां पर क्या हो गया है? OH। फर्स्ट वाला फुल्ली एक्लिप्स्ड, सेकेंड वाला गॉश, थर्ड वाला पार्शियली एक्लिप्स्ड और फोर्थ वाला एंटी। ठीक है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट लाइक ब्यूटेन वाला केस, तो क्या होना चाहिए? एंटी टॉप पे, उसके बाद गॉश, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड और सबसे पीछे फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है? बट यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर में एक छोटा सा चेंज हो जाता है, ये एंटी वाला सेकंड में चल जाता है और गॉश वाला फर्स्ट में आ जाता है, एंड इट इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड इन केस ऑफ गॉश। गॉश वाले केस में आपको इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड दिख रहा है, जिस वजह से गॉश वाला ऊपर चला गया है और एंटी वाला नीचे आ गया है, और इस इफेक्ट का नाम होता है गॉश इफेक्ट। गॉश इफेक्ट। अगर कभी भी किसी भी वजह से गॉश वाला फॉर्म एंटी वाले फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गॉश इफेक्ट। तो सवाल आएगा दिमाग में कि सर किस किस केस में ऐसा होता है कि गॉश वाला चीज एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाए? बढ़िया सुनना। अगर बाबू एक सिंपल सा अल्केन वाला केस है जस्ट लाइक ब्यूटेन, तो हमेशा एंटी गॉश से ज्यादा स्टेबल रहेगा। इन केस ऑफ एनी अल्केन हमेशा एंटी वाला गॉश से ज्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा केस आ जाए जिसमें गॉश वाले फॉर्म में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो H बॉन्ड, या फिर आयन आयन इंटरेक्शन हो रहा हो। आयन आयन इंटरेक्शन समझिए क्या होता है? एक में कैटायन है और एक में एनायन है, तो उसमें आयन आयन इंटरेक्शन होता है। ठीक? या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा हो। इसमें से अगर कुछ भी हो रहा होगा तो उस केस में गॉश इफेक्ट विल बी एप्लीकेबल। क्या क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन आयन इंटरेक्शन, या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आप एक एग्जांपल लेने के लिए बोलेंगे तो एक बार थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये वाले केस में H बॉन्डिंग हो गया, अगर यहीं पर बाबू OH और फ्लोरीन होता तब भी H बॉन्डिंग हो जाता। ठीक है? मान लो ऐसा होता, देखिएगा यहां पे है NH3+, ठीक है, ये है NH3+, और इस जगह पे आ गया मान लो O-। यहां पे कैसा इफेक्ट हो जाएगा? आयन आयन। दिख गया? यहां पे आयन आयन इंटरेक्शन होगा, आयन आयन इंटरेक्शन, और इस आयन आयन के वजह से फिर से इसमें गॉश इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड गॉश फॉर्म विल बिकम मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। डन? फिर एक आयन डाइपोल वाला आप लोगों को दिखाते हैं। देखो मान लो ऐसा होगा, यहां पे होगा C डबल बॉन्ड O और इस जगह पे कोई एक मान लो H। ठीक है? और यहां पे पोजीशन में मान लो NH3H, नहीं फिर तो H बॉन्डिंग बन जाएगा, यहां पे Nr3+। देखिए यहां पे आयन डाइपोल दिखेगा आप लोग को। बाबू C और O के बीच में बॉन्ड है तो इस O पे डेल्टा माइनस होगा, बोलो, और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बोलिए, तो यहां पे एक डाइपोल मोमेंट हो गया और यहां पे एक आयन है, तो इन दोनों के बीच में इसका डेल्टा माइनस और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, तो यहां पे इंटरेक्शन कैसा हो गया? आयन डाइपोल। तो इसमें से कोई भी इंटरेक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाए वो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा।
भाई सवाल अगर इस तरह का दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपसे गॉश इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है ना। सिंपल अल्केन अगर दिया हुआ है तो फिर उसको पता है कि यहाँ पे गॉश इफेक्ट नहीं लग रहा है, मतलब इस तरह कुछ भी उटपटांग दे दिया है तो वहां पे आपसे गॉश इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है वो। तो कहां पे गॉश इफेक्ट लगेगा, क्लियर हुआ। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है गॉश फॉर्म में, या आयन आयन इंटरेक्शन हो रहा है, या आयन डाइपोल हो रहा है, तो उस केस में गॉश इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड अकॉर्डिंग टू गॉश इफेक्ट गॉश विल बिकम मोर स्टेबल देन एंटी। ठीक है, तो इसका अगर मान लो हम लोग एनर्जी प्रोफाइल इस तरीके से बना रहे हैं तो इसमें क्या ऑर्डर होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल विल बी अगेन फुल्ली एक्लिप्स्ड, है ना, ये तो ठीक है ना। सबसे घटिया कौन होगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड, यहां पे पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर यहां पे एंटी, वेरी गुड, और मोस्ट स्टेबल विल बी गॉश, ये रहेगा। और इसका हम लोग को फोटो बनाना है, देखिए यहां पे 0 पे फुल्ली, 60 पे गॉश, ये वाला ऑर्डर वही है ब्यूटेन वाला ही, 120 में पार्शियली, 180 में एंटी, याद रहेगा। देखो 0 पे फुल्ली, 60 पे गॉश, सीधे नीचे आ जाएगा, दिख गया। उसके बाद पार्शियली, वेरी गुड, याद रखना, दिमाग में बैठाना है। फिर उसके बाद रिप्लिकेट करेंगे ना पूरा मिरर इमेज, फिर गॉश, फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड, और इसका प्रॉपर लेबलिंग कर दिया जाए। ये हो गया 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल, दिस वन इज 120 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 240 डिग्रीज, 300 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। आई गेस दिस इज डन। और ये डाइहेड्रल एंगल हो गया एक्स एक्सिस में, देख लो पूरा क्लियर है, तीनों कॉन्फॉर्मर पूरा क्लियर। वापस एक बार देख लेते हैं बिकॉज खत्म हो गया, अब इतना ही था। सबसे पहले कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन पूरा क्लियर, सॉहर्स प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, न्यूमैन किसको बोलते हैं। बार बार हम सॉहर्स नहीं बनाए बिकॉज जरूरत नहीं, वो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे हो गया, बीच वाला सारा को स्क्यू बोलते हैं। फिर अगला वाला में हम लोग एनर्जी प्रोफाइल देखे, इथेन का बेसिक वाला। उसके बाद फिर ब्यूटेन का केस आया, सारा न्यूमैन बनाया, आप लोग सबका नाम याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है, कारण भी याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर का, ठीक है। फिर इसका हो गया एनर्जी प्रोफाइल। उसके बाद हाँ, इसमें एक कैच है, जैसे ब्यूटेन का जब चारों कॉन्फॉर्मर आप लोग बनाए, फुल्ली एक्लिप्स्ड, गॉश, पार्शियली एक्लिप्स्ड और एंटी, और उसको यहां पे लेबलिंग किए, तो यहां पे आपको दिखेगा मिनिमा आ रहा है गॉश में और एंटी में। दिखा क्या, देखो गॉश फॉर्म में जो ये वाला पॉइंट है ये भी तो मिनिमा है, ये पॉइंट मिनिमा है, और ये जो एंटी पे पॉइंट आया है ये भी मिनिमा है। सिमिलरली आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड मैक्सिमा है और फुल्ली एक्लिप्स्ड मैक्सिमा है, ठीक है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान से देखना, अगर आपको बोला जाए कि मिनिमा कहां पे आया है, क्वेश्चन है मिनिमा कहां पे आया है, मिनिमा, तो आप कहां बोलेंगे, गॉश में मिनिमा आया बोलो, और एंटी में भी मिनिमा आया है, ये बोलेंगे। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि ग्लोबल मिनिमा कहां पे आया है, तो ग्लोबल मिनिमा आया है एंटी पे आया है, और लोकल मिनिमा कहां पे आया है, तो लोकल मिनिमा आया है गॉश में। ये दिखा क्या, मिनिमा होता है जब इस तरह का शेप हो, ठीक है। ग्लोबल मिनिमा मतलब थ्रू आउट मिनिमा, लोकल मिनिमा मतलब खाली उसके अगल बगल वाले में वो मिनिमा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल मैथ्स के साथ क्लब करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस से पूछ देगा मिनिमा कहां है, तो उसमें दोनों टिक करेंगे। ग्लोबल पूछेगा एंटी में होगा, और लोकल पूछेगा तो गॉश में होगा। वही इथिलीन ग्लाइकोल का बात करेंगे तो एच बॉन्डिंग के वजह से जो ऑर्डर में चेंज हुआ है उसके वजह से देखो ग्लोबल और लोकल चेंज हो गया है, दिखा क्या। इस केस में अगर आपको बोला जाएगा कि भाई ग्लोबल मिनिमा किसमें है, तो इसमें ग्लोबल मिनिमा आ रहा है गॉश में, है ना, और इसमें लोकल मिनिमा किसमें आया बाबू, तो लोकल मिनिमा आ गया एंटी में, परफेक्ट।
क्लियर? सब दिमाग में?